जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे बलूचिस्तान की, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। शहबाज शरीफ खुद विक्टिम से जाकर मिले और उन्होंने जो पूरा ठीकरा है बलूचिस्तान के हालातों का, वो भारत के ऊपर मढ़ा है, जैसे कि हमेशा पाकिस्तान करता है। लेकिन इस सब के बीच में जो बीएलए है, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है और उन्होंने सीधी पाकिस्तान आर्मी को चेतावनी दी है कि 1971 में तो आप लोगों की पतलूनें उतारी गई थी, हम आप लोगों के चित्तौड़ उड़ा देंगे, खाल उधेड़ दी जाएगी आप लोगों की। सीधी वार्निंग बीएलए की तरफ से। और जो हालात डेवलप हो रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि बलूचिस्तान और पूरे उस रीजन में कुछ बड़ा घटने वाला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है। तो इस डेवलपिंग सिचुएशन पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। Thank you, Amber, and thank you so much for inviting me for your show once again. And आपने बलूचिस्तान के बारे में जिक्र किया तो कल या परसों कोई एक पॉडकास्टर हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी टाइम बिताया था इसके ऊपर। एंड लेट्स गेट गोइंग। कम सर, मैं पूरे ही हालात, सबसे पहली बात तो सर एक खास खबर ये है कि बलूचिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कुछ खबर है। कुछ ईरान को लेकर भी कुछ उस पूरे रीजन में ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेकर पाकिस्तान भी परेशान है। और ग्राउंड पे हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। और बीएलए जो है सर, आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से फुल ब्लोन वो अटैक्स कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ऐसे में सर आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से एनालाइज कर पा रहे हैं? अंबर, दिस इज द बर्निंग टॉपिक। एक्चुअली ईरान अभी बैकग्राउंड में चला गया है, ईरान और यूएस। और आप देखेंगे कि इजराइल एंड ईरान के बीच में वो भी बैकग्राउंड में जा रहा है धीरे धीरे। और रशिया यूक्रेन का भी काफ़ी बैकग्राउंड चलते जा रहा है। तो पीस वहाँ पे होगा कि नहीं होगा, दैट ओनली डोनाल्ड ट्रम्प नोज। लेकिन ये जो बलूचिस्तान है, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। ये अभी उसका इंटेंसिटी और एनॉर्मिटी, मतलब आप गहराई और साइज अगर देखेंगे, टेररिज्म लोग कहते हैं, लेकिन इनका ये इंडिपेंडेंस या फ्रीडम स्ट्रगल है। तो ये आपकी बात के साथ मैं सहमत हूँ। कुछ कुछ एक आउट ऑफ ऑर्डिनरी होने जा रहा है, अनोखा किस्म की चीज कुछ होने जा रहा है। मेरा भी असेसमेंट में जब डॉट्स को ज्वाइन करता हूँ तो हाँ, ओपन सोर्स में आपको ये जरूर रिपोर्ट मिलेगा कि यूएस के डेल्टा फोर्स पाकिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर है, 902 या 909 किलोमीटर के तकरीबन, ये बॉर्डर के साथ उनके जो बेसिस है वह तैयार हालत में बैठे हैं। कोई कोई रिपोर्ट आपको ये भी मिलेगा, मोसाद इजराइल के जो सीक्रेट एजेंसी है, जो ईरान के अंदर जो ऑपरेशन वो कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरफ बलूचिस्तान एरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका लॉजिस्टिक बेसिस बनाए हैं। तो काफी कुछ इस तरफ आपको इनपुट मिलेगा। लेकिन ये जो बलोच और पाकिस्तान की जो संस्था है, उसके खिलाफ जो लड़ाई है, वो एक एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन डायमेंशन लेते जा रहा है। इसको समझने के लिए विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। हम तो डिसाइड यही करते हैं 15-20 मिनट, लेकिन हो जाता है 40 मिनट। आई विल बी वेरी केयरफुल टुडे। इसको समझना पड़ेगा कि इनका कारण क्या है, फेजेस क्या है लड़ाई की, और ये किस फेज में है। सबसे पहला चीज है, बलूचिस्तान एक समय में एक इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस और एक सोवरेन नेशन हुआ करता था। 15 अगस्त 1947 को जो द किंग ऑफ कलात है, उन्होंने अनाउंस किया है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। देश विदेशों ने उसको एक्सेप्ट भी किया है काफी हद तक। हाँ, उनकी परमानेंट जो डिप्लोमेटिक मिशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ होगा, लेकिन काफी हद तक लोगों ने उसको रिकॉग्निशन दिया है, एटलीस्ट बाय वर्ड ऑफ माउथ, कि ये एक इंडिपेंडेंट देश है। उन्होंने अनाउंस किया है उनका देश के जो पोर्टल्स ऑफ द सीट ऑफ पावर्स है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री, बाई कैमरल सिस्टम, मतलब हमारा जैसे राज्यसभा और लोकसभा है, अपर हाउस और लोअर हाउस, इस तरफ उनका पार्लियामेंट है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इलेक्शन हुआ है लोगों के जरिए से, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है,
नेशनल फ्लैग है, और उनके देश के जो राजा या जो मुख्य हैं वो अनाउंस कर रहे हैं देश हमारा इंडिपेंडेंट देश है। ये कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो चीजें जम्मू कश्मीर के लिए लागू था, लागू किया था, उसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में ना एग्रेशन, नाइदर साइड, नाइदर साइड मतलब बलूचिस्तान और पाकिस्तान, ये दोनों में से कोई हरकत ऐसा नहीं होगा जो एक दूसरे का सोवरेंटी के खिलाफ, बरखिलाफ माना जाएगा। ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बावजूद एक लेफ्टिनेंट कर्नल गुलजार साहब है और एक मेजर जनरल अकबर खान, ऐसा जितना मेरे को याद है, एक जीओसी थे, और एक बलोच रेजिमेंट के एक कमांडिंग ऑफिसर उस समय थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब। ये दोनों जाते हैं फोर्सेस खूब तादाद में लेके, और इनको एक तरीके से हाईजैक किया जाता है। किसको? किंग ऑफ कलात्सो, उसको लेके आते हैं कहाँ पे? कराची में। जिन्ना वहां मौजूद होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का जब तक ये इस्लामाबाद में कैपिटल शिफ्ट नहीं हुआ, तब कराची से ये काम करते थे। कैपिटल उनको वहां पे फंक्शनल हुआ करता था। तो कराची में जिना प्रेजेंट है। जिना के उपस्थिति में एट अ गन पॉइंट उनसे ट्रीटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया गया था। जैसे ही वो साइन हुआ, ये 24 मार्च 24 मार्च को, ये मेरे ख्याल से 1948 को साइन हुआ है। 31 मार्च को उन्होंने पाकिस्तान का एक हिस्सा की तरह उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, या एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तब से स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फेज ऑफ इंसर्जेंसी। इन्हीं का ही, किंग ऑफ कलात का एक भाई है, उन्होंने स्टार्ट किया था। और उस फेज ऑफ इंसर्जेंसी काफी लो प्रोफाइल में चलती रही, 50s के आसपास, 50 से लेके 58। उसको फर्स्ट फेज कहा जाता है, कि यानी कि ये जो पाकिस्तान के साथ जोर जबरदस्ती उन्होंने इंटीग्रेट किए हैं, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन या रेजिस्टेंस बलूचिस्तान की तरफ से था ना। बलूचिस्तान है क्या? सेकेंड फेज में जाने से पहले थोड़ा सा मैं वाकया करना चाहता हूं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। इसका टोटल लैंड मास पाकिस्तान का जितना है, उसमें से 44%, एग्जैक्ट उसका है 43.64% टोटल लैंड मास है। मतलब सबसे बड़ा प्रोविंस ये है। इसका बॉर्डर ईरान के साथ है, करीब 902 किलोमीटर। इसका बॉर्डर आप अफगानिस्तान के साथ है, बलूचिस्तान का बॉर्डर। ये जो पूरा बॉर्डर अफगानिस्तान को, उसको कहते हैं दुरान लाइन। दुरान लाइन को देखेंगे, दो प्रोविंसेस है जिसके बीच में बांटा हुआ है। एक एक खैबर पख्तूनख्वा के साथ, जो आप मान के चलिए 50% से ज्यादा है, तकरीबन 55-60%। जो कहते हैं टोटल अगर लेंथ बॉर्डर दुरान लाइन का 2640 किलोमीटर है, तो ये मान के चलिए करीब 1300, 1400, 1500 किलोमीटर के करीब करीब ये है खैबर पख्तूनख्वा के साथ। बाकी 1100 के करीब इसके साथ है। इलाका खैबर पख्तूनख्वा का आप देखिए, ये पहाड़ी इलाका है। पहले जंगल इलाका होता था, आजकल जंगल का डिफोरेस्टेशन की वजह से वो अभी बैरन होने लगा है। धीरे धीरे पहाड़ी इलाका, जब आप बलूचिस्तान की तरफ आते हैं, वो रेतीली इलाका या सेमी माउंटेनियस छोटे छोटे हिल फीचर्स आते हैं, जंगली इलाका इतना नहीं है। और मिलिट्री ऑपरेशन आप कर सकते हो थ्रू द एवेन्यूज, मतलब पहाड़ियों के बीच में से आप एवेन्यूज को यूज करके जा सकते हो। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से लेके तेहरान तक ये करीब करीब 1600 किलोमीटर डिस्टेंस है, कोई आसपास में नहीं है। जैसो वेनेजुएला के साथ काफी लोग तुलना करते हैं, आप कोस्ट लाइन से लेके कैरेकस जो है, कहते हैं कि वो 45 मिनट में पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है इसमें। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका का चंद एक बेसिस यहाँ पे है, प्लस बलूचिस्तान हैज गॉट ऑल द मिनरल्स, ऑल काइंड्स। आप कॉपर की बात करिए, जिंक की बात करिए, आप कोल की बात करिए, आप ऑयल की बात करिए, गैस की बात करिए, यूरेनियम, थोरियम, गोल्ड माइन। गोल्ड माइन अभी हाल ही ये चाइना को उन्होंने लीज पे दिया है, एक वन ऑफ द हाई ग्रेड क्वालिटी गोल्ड माइन दे रखे हैं। और वहां पे आपका पानी की साधन भी है, और बहुत सारे इस किस्म की रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो बाकी देशों में जगह में नहीं मिलता है। कहते हैं कि 6 ट्रिलियन से ज्यादा यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट मिलने का संभव है। और ये ऐसा एक प्रदेश है जो जिसका कोस्ट लाइन करीब 1700 किलोमीटर आसपास में तकरीबन,
और ये कोस्ट लाइन जो है डीप सी पोर्ट आप बना सकते हो, जिसको मकरान कोस्ट बोलते हैं। तो इसमें ग्वादर एक ऐसा जगह है, एक समय में ये ओमान के नीचे आता था और हिंदुस्तान को ऑफर किया गया था वो ब्रिटिश इंडिया एम्पायर के टाइम में। तो कोई कारण की वजह से हम रिफ्यूज किए होंगे, लेकिन ये अभी ग्वादर जो है पाकिस्तान का पोजीशन में है, जो उन्होंने 40 साल के लिए लीज दे रखे हैं कि इसको चाइना को। चाइना ऑलरेडी वहां पे एक मिलिट्री जैसे एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं, आप नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पीएलए, उनका रहन सहने का ऑप्टिकल फाइबर उसको बिछी हुई है, ऑयल पाइपलाइन ऑलरेडी लेड है या अंडर प्रोसेस, स्टोरेज फैसिलिटी जो ऑयल आता है उसको स्टोर करने के लिए उनका मेन इरादा है हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए से जो ऑयल मिडिल ईस्ट से लाते हैं। ग्वादर काफी नजदीक है। चाइना ये चाह रहा है कि लंबा सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू मलाक्का स्ट्रेट, उनका मलाक्का डायलामा सबसे बड़ा चुनौती है। वो चाहते हैं मलाक्का डायलामा को किस तरह वो स्कर्ट करे या अवॉइड करे, तो ये उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट। लोग कहते रहते हैं सी पैक सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन चाइना का आप ऑब्जेक्टिव आप ये अब का नहीं है, ये मैं कह रहा हूं माओसी तंग के टाइम से जब उनका एक प्रोस्पेक्टिव प्लान उन्होंने बनाया था, ये तब का है कि इधर से अरेबियन सी के साथ फुटहोल्ड करना टू सिक्योर एंड एक्सेस इज एज इंपॉर्टेंट एज द ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। तो तब से प्लान है, धीरे धीरे काराकोरम हाईवे बनाया, उसके बाद सी पैक बना रहे हैं। सी पैक कामयाब नहीं हो रहा, बलोचिस अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान का पॉपुलेशन है 1.5 करोड़ यानी कि 15 मिलियन, और जबकि पूरा पाकिस्तान का आज के दिन में, लेटेस्ट सेंसस तो नहीं है, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये मैं वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन मीटर से मैं ये लेके बता रहा हूँ, करीब 240 मिलियन है यानी कि 24 करोड़ है। आप अगर पंजाब के साथ तुलना करते हैं, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पंजाब का पॉपुलेशन करीब करीब 15 से 16 करोड़ है और इनका पॉपुलेशन है बलूचिस्तान में 1.5 करोड़। आप अगर पंजाब के साथ तुलना करते हैं, आप देखेंगे कि पंजाब एक छोटा सा राज्य है, सबसे ज्यादा पंजाब का पॉपुलेशन यहीं पे है, एक सेंट्रल केंद्रित है इसका, और जब बजट एलोकेशन होता है ये उनका नेशनल असेंबली के मेंबर्स इसी के आधार पर वो बजट एलोकेट करते हैं। पंजाब का क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए उनका जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं नेशनल असेंबली में करीब करीब 372 के आसपास हैं, और बलूचिस्तान का बहुत कम है, 172 या इतना कोई फिगर है। सो बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव्स उनका बजट एलोकेशन होता है विच इज वेरी वेरी अ ड्रॉप इन द ओशन। तो एज ए रिजल्ट आप अगर बात करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, ठीक है नहीं, अभी आ गया डिजिटल की दुनिया, इंटरनेट, आपका कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म या और कुछ, इसके अलावा ना हॉस्पिटल, ना स्कूल, ना आपकी कोई फ्यूचर एजुकेशन का कोई साधन, ना कोई कम्युनिकेशन फैसिलिटी, देयर इज टोटल ब्लैकआउट। तो इस किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके वजह से बलूचिस्तान का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और बाहर के विदेश के जितने भी एजेंसी आके ऑपरेट करते हैं, चाहे चाइना का हो चाहे अमेरिका का हो, ये वहां पे लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे। सबसे बड़ा जो खतरनाक एक टर्न ऑफ इवेंट हुआ है वो मछोरा जो है ग्वादर के आसपास जो गांव है, पहले अपना बोट नाव को लेके अंदर जाते थे फिशिंग करने के लिए, वो भी चाइनीज फिशिंग वेसल्स आके उनका जो रोजी रोटी है वो भी छीन लिए हैं। और उसके अलावा वहां पे आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, आपका हाईजैकिंग, फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, इसी तरह आपका जो पंजाबाइजेशन यानी कि पंजाब देश के जो पंजाबीज हैं वो बलूचिस्तान के अंदर घुसपैठ और कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन में जो डोमिनेट कर रहे हैं वो है पंजाबीज। बलूचिस का जो उनका इतना सब कुछ रेवेन्यू देने के बावजूद वो कहते हैं ना कि बलूची 44% यानी कि 43.67% का लैंड है, पॉपुलेशन है करीब 5% पूरा पाकिस्तान का, और सारे रेवेन्यू देने के बावजूद आप मान के चलिए जीडीपी के तहत अगर हिसाब लगाते हैं, अगर 25 से 30% अगर जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ ना की बराबर मिल रहा है, जिसकी वजह से ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ना हॉस्पिटल फैसिलिटी, ना एजुकेशन फैसिलिटी, ना पानी सड़क, वो जो बिजली वगैरह कुछ नहीं है वहां पे। तो इसके वजह से लोगों ने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था जो कि इंसर्जेंसी फॉर्म में 50s में स्टार्ट हुआ था। पहला फेज था 50 to 58,
उसके बाद 60s में सेकेंड फेज हुआ। जैसे जैसे टाइमलाइन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उनकी ज्योग्राफिक स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है। उसके बाद 90s में हुआ, उसके बाद 2003 में थोड़ा मोमेंटम बिल्ड किया, थर्ड फेज। उसके बाद अगर फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज जो है अभी जो लागू है, ये फिफ्थ फेज वो कह रहे हैं कि 2019 से वो स्टार्ट हुआ है, लेकिन गिनती कर रहे हो 2023 से। 2023 से लेके अभी तक जो चल रहा है, इसमें अलग अलग किस्म की रूप और रंग के साथ ये हुआ है। उसके देखिए, एक पाकिस्तान का एक मिलिट्री इंटेलिजेंस से ब्रिगेडियर साहब का इंटरव्यू होता 2012 को। उन्होंने ये कहा था, चाइनीज सोर्स का रेफरेंस लेके ये बताया था कि पाकिस्तान 2030 तक चाइना का एक वैसल प्रोविंस नहीं, एक एक्चुअल प्रोविंस बन जाएगा 2030 तक। तो हो पाएगा कि नहीं, टाइम विल से। बट मैं ये इसलिए इसको हाईलाइट करना चाहता हूं कि जिस तरह चाइना का प्रवेश हुआ है बलूचिस्तान या पाकिस्तान के अंदर, आप बाइडू के टावर बताए। बाइडू वो टावर है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं सैटेलाइट के जरिए से। जगह जगह आपको टावर मिलेंगे। आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई, ये सारे जो साधन है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कनेक्टिविटी, इन्हीं के जरिए से हो रहा है। चाइना कंप्लीट नेटवर्क को छा रखा है। दूसरी बात, मिलिट्री साइंस के मुताबिक बोलते हैं नेट सेंट्रिक वॉरफेयर। एक जवान जहां पे भी है, वो जवान के बाएं दाएं, आप सामने पीछे, कौन कौन कितने दूरी पे है, उसको अवेयरनेस लेवल काफी हाई होता है बिकॉज ऑफ नेटवर्क सेंट्रिक, क्योंकि सैटेलाइट कनेक्टिविटी है। जैसे मैंने बताया, ऑप्टिकल फाइबर 31 दिसंबर 2021 तक बिछ गया था। चेंगडू है वेस्टर्न इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड चाइना का। चेंगडू से लेके रावलपिंडी तक जब ऑप्टिकल फाइबर बिछ जाता है, आप मान के चलिए, और सैटेलाइट नेटवर्क चाइना का काफी बड़े रकम का है, तो वहां से डिजिटल और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स विदाउट एनी इंटरप्शंस डायरेक्टली टू रावलपिंडी। इसका मतलब जब लड़ाई हम आपको और कॉमन मैन को लगता है पाकिस्तान ने पहलगाम कर दिया, परहैप्स आई वाज द ओनली वन हु केप्ट ऑन सेइंग आई वाज नॉट इन इंडिया, मैं ये बोलते रहा ये पाकिस्तान जो भी कुछ कर रहा है कोई एक कारण है। ये पाकिस्तान का हाथ दिखावा के लिए है, लेकिन पीछे से उसको पूरा एकदम अच्छा इंटीमेट सपोर्ट मिल रहा है चाइना की तरफ से। वो चाइना वैलिडेट करना चाहता है, ताइवान का रीयूनिफिकेशन करने से पहले इन चीजों को वैलिडेट करना चाहता है, हथियार, टैक्टिक्स। और ये भी सुन के हैरान होंगे, चाइना और पाकिस्तान के बीच में आज के दिन में जैसे मिलिट्री सेक्रेटरी पोस्टिंग, आर्मी में क्या होता है, एक देश से दूसरे देश जाते हैं छोटे छोटे शॉर्ट जर्नी या विजिट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे 2-2 साल, 3-3 साल एक्सटेंडेड टेन्योर के साथ पोस्टिंग। चाइनीज ऑफिसर्स और जेसीओ इधर पोस्टिंग आ रहे हैं और पाकिस्तान से इसी तरह वहां पे जा रहे हैं, क्रॉस अटैचमेंट की तरह 2 साल 2.5 साल, ताकि उनकी चाल चलन, रीति रिवाज जो है और उनका टैक्टिकल, पहले जो बोलते थे इंटर ऑपरेबिलिटी, आजकल इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं, इंटर रिप्लेसमेंट होने लगा है। मतलब ऐसा वो गैजेटरी यूज कर रहे हैं कि वो इंटर ऑपरेबिलिटी को छोड़ के उनका इंस्ट्रूमेंट या गैजेट ला के रख देते हैं, उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली द टेक्निकल कनेक्टिविटी इज थ्रू द सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, फॉर बियॉन्ड विजुअल रेंज, टारगेट एक्विजिशन, एंगेजमेंट ऑफ टारगेट, इस तरह। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे मैं बता देना चाहता हूं, जो हम 1 फ्रंट, 2 फ्रंट, 3 फ्रंट में काफी बहसबाजी करते रहते हैं, ये जो फौजी डिफेंस एक्सपर्ट है, आप सोचिए, हर चीज जब हम तैयारी करते हैं तो दुश्मन का जो थ्रेट है उसके आधार पर सब कुछ प्रस्तुति होती है। दुश्मन का थ्रेट देखिए, चेंगडू के ऊपर अगर कोई एक सैटेलाइट है, फ्लाई करता है, लो अर्थ ऑर्बिट हो या पीएसएलवी या जीएसएलवी, जिस जिस स्तर पे है। और अभी चाइना देखने लगा है कि इंडो पैसिफिक कॉरिडोर, पहले इंडो पैसिफिक कॉरिडोर को बोलते थे फ्रॉम हॉलीवुड टू बॉलीवुड, आजकल बोलने लगे हैं फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका टू ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। कंप्लीट कॉरिडोर इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल, जो कि एशियन नेशन को सेंट्रलिटी माना जाता है इंडो पैसिफिक के कॉरिडोर या इंडो पैसिफिक रीजन। इसी तरह उसका जो ईस्टर्न वाला है हवाई की तरह, और वेस्टर्न जो है जो अरेबिक सी, ये 3 अलग अलग राउंडल बनते हैं। इसको आप इंडो पैसिफिक कॉरिडोर को, वो एक सैटेलाइट नहीं, सीरीज ऑफ सैटेलाइट ओवरलैप कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड हैं, और कंप्लीट स्वाद को वो सिंगल फ्रंट, एक ही फ्रंट से देख रहे हैं।
चाहे हिंदुस्तान की तरफ से आप बांग्लादेश को एक फ्रंट बोलो, पाकिस्तान को दूसरा, चाइना को एक तीसरा करो, लेकिन वो एक फ्रंट देख रहे हैं। तो मेरा तो यही होगा, अर्ज करूंगा हमारे ऑडियंस को, ये भी इसी तरह समझना और बोलना भी शुरू करना निहायत आवश्यक है कि हमारा भी एक ही फ्रंट है, चाहे वो छोटे छोटे आप बांग्लादेश और पाकिस्तान हो, लेकिन एक ही फ्रंट, दुश्मन जो है एक फ्रंट से लड़ रहा है, वो चाइना है। वो सामने आके दिखा नहीं रहा है, वो 36 स्ट्रेटेजिज्म खेल रहा है गेम। जो ताश खेलते हैं ना, वो कार्ड्स को एक के ऊपर एक ऐसे आप अगर लोड करके जाएंगे, अगर दुश्मन को आप गिराना चाहते हैं तो फर्स्ट कार्ड को क्लिक करिए, टेक, वो जाके 36 कार्ड दुश्मन या ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर गिरता है, दुश्मन यही सोचेगा द 36th मैन और द कार्ड इज द पर्सन हु इज अटैकिंग हिम। तो सबसे पहला थप्पड़ जो है वो 36 कार्ड को देगा, उसको नहीं पता है नंबर 1 कार्ड पे। तो ये चाल है, ये चाइना का एक चाल चला रहा है। लेकिन बलूचिस्तान जब वापस आ जाता है, यहाँ पे सीपेक की जो डेवलपमेंट है, ये सीपेक का डेवलपमेंट काफी हद तक रोका हुआ है ये बलोच लिबरेशन के लिए। अभी जो हम बात कर रहे थे, जो फिफ्थ मूवमेंट के साथ एक माजिद ब्रिगेड है। माजिद ब्रिगेड का स्ट्रेंथ एक समय में करीब करीब 3600 था, अभी कम हो गया है मेरे खबर के मुताबिक। ये करीब कोई कोई जगह 1800, कोई कोई जगह 2800 है। नंबर थोड़ा सा नीड्स टू बी कोरोबोरेटेड। इसमें पहले क्या होता था, एक रूरल इंसर्जेंसी, यानी कि ट्राइबल एरिया, ट्राइबल्स इसमें हिस्से लेते थे। आजकल जो है ये अर्बन इंसर्जेंसी का जो रूप और रंग, जो कंटूर को अख्तियार कर रखा है। मीनिंग और डिफरेंस क्या है? मीनिंग और डिफरेंस ये है, आज के दिन में आपके इंजीनियर्स, उसको बोलते हैं ना व्हाइट कॉलर, जो टेररिज्म बोलते हैं, यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ज्यादातर वीमेन आके जोड़ने लगे हैं। वो माजिद ब्रिगेड इज नोन फॉर फिदाइन अटैक, ठीक है। इसके अलावा उसको है बलोच लिबरेशन आर्मी, पहले इस संस्था के नाम पे उन्होंने एक ग्रुप बनाया था। एग्जैक्ट फिगर कहीं नहीं मिल रहा है मेरे को, तकरीबन इनका ये 10 से 15 हजार का नफरी है, लेकिन इसका दिस इज अगेन नीड्स टू बी कोरोबरेटेड। और ये पहले जो बलोच लिबरेशन आर्मी, ये और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों के बीच में समझौता हुआ है। और ओपन सोर्स से ये भी पता चल रहा है कि आइसिस खोरासन, जिसको पाकिस्तान ने सेंचुरी दे रखा है अपने इलाके में, पहले अफगानिस्तान में हुआ करते थे, अफगानिस्तान का तालिबान उनको धकेल दिया, तो पाकिस्तान में उन्होंने आके सेंचुरी ले रखे है। इनका भी मेल मिलाप है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, अलग अलग किस्म के टैक्टिक्स बता रहे हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपको समझना पड़ेगा कि हथियार जो यूज कर रहे हैं वो कौन सी हथियार, ये वो हथियार हैं जो अमेरिका अफगानिस्तान आर्मी को दिया था या छोड़ के गए थे, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट। एक एक हथियार का कीमत आज के न्यूज में मैं पढ़ रहा था, करीब करीब वो 5 से 10 हजार डॉलर है। उसके जो गैजेटरी लगे हुए हैं, वो कुल मिला के उनका जो किट वगैरह है, टोटल एक सैनिक का कंप्लीट किट और गैजेटरी है, ये करीब करीब 20 हजार डॉलर के बराबर है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा मैं कमेंट नहीं दे सकता हूँ कहाँ, लेकिन आ रहा है। वो स्टेट ऑफ द आर्ट, मिसाल के तौर पे 11 मार्च 2025 को जो जाफर एक्सप्रेस का उन्होंने हाईजैक किया था, ये एक कन्वेंशनल आर्मी का स्पेशल फोर्सेस इस तरफ ऑपरेशन करते हैं। आप देखिए उनका जो रेकी, सबसे पहले प्लानिंग के बाद रिकॉनेसेंस के बाद रिहर्सल के बाद जो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, उसके बाद कोऑर्डिनेशन, ये जो हुआ है एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जो है ये इस तरफ ऑपरेशन किया गया है। और सिलेक्शन ऑफ साइट देखिए, क्वेता से 160 या 170 किलोमीटर दूरी पे, और आगे ट्रेन के आगे एक टनल है, ट्रेन के एक तरफ पहाड़ी है, दूसरे तरफ खाई इलाका है। ये जो जगह उन्होंने सिलेक्ट किया है, और सबसे पहले ट्रेन लाइन को बारूद के जरिए से, आईडी जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस है उसके जरिए से उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ट्रेन रुक जाता है, उसके बाद फिर बॉगी में घुसते हैं। और ये जो चीजें पूरा हुआ है, ये एक स्पेशल ऑपरेशन के बराबर या उससे बेहतरीन और तरीके से उन्होंने किए हैं। तो ये जो इनकी जो आ रहा है स्किल टू एक्चुअली कॉम्बैट सच काइंड ऑफ सुपीरियर मिलिट्री ऑपरेशन इज बिकमिंग अ बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तानीज। पाकिस्तान के पास आज, उनके पास ना किट है, ना मैचिंग हथियार है, ना उनका मोराल है, ना उनका मोटिवेशन है, ना उनके पास एम्युनिशन है, ना गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल है, ना टैंक्स वो हरकत कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो जगह है, पूरा बलूचिस्तान को देखभाल करने के लिए उनके पास एक कोर है, वो कोर का नाम है 12 कोर, जो कि क्वेटा है।
कोर क्या होता है? करीब करीब 27 से 28 हजार के ट्रूप्स होते हैं। इसमें 3 डिविजन होते हैं। तीनों डिविजन सॉरी करीब 50,000 के करीब नफरी होते हैं। 3 डिवीजन होते हैं। हर डिवीजन के पास करीब करीब 14 से 15,000 नफरी होते हैं। तो ये करीब 45,000। तो एक डिवीजन जो है ब्रिगेड माइनस डिप्लॉयड है वहां पे ग्वादर में, एक है उस जगह का नाम क्या, नुक्शी में एक है। इसी तरह एक और डिवीजन इस तरफ क्वेटा के आसपास है। तो 3 डिवीजन बंटे हुए हैं। तो ये जो बंटे हुए हैं नफरी, ये अभी ना की बराबर, क्योंकि बलूचिस्तान को अगर देखोगे टेरेन की हैसियत से, पॉपुलेशन डेंसिटी की हैसियत से, और जो कनेक्टिविटी इनके रोड रेल रेलवे लाइन से एक ही है, एक नेशनल हाईवे है। मूवमेंट जो इंटर सेक्टर मूवमेंट होता है उसको फैसिलिटेट करने के लिए कोई पैरेलल रूट्स नहीं है। सक्सेसफुल और इफेक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन बनाने के लिए आपको एरियल, आपको लैंड कनेक्टिविटी होना निहाती जरूरी है। कम्युनिकेशन जगह जगह पे डेड ग्राउंड आता है, कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है। इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटी, रीइंफोर्समेंट, जब फोर्स को कहीं पे झटका लगता है या किसके खिलाफ एम्बुश किया जाता है तो उसको रीइंफोर्स करने के लिए कोई नफरी आ नहीं पाते। तो ऐसा हालत में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान का जो डिफेंसिव फोर्सेस है या आप ना की बराबर मान के चलिए। तो ये जो अभी इस पहलू पे, इस मोड़ पे आके पहुंचे हैं, जैसे बोलते हैं ना 5th स्टेज, मतलब फाइनल स्टेज पर आ गया है, नाउ और नेवर। 2024 को माना जाता है डेडलीस्ट ईयर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, और इसीलिए पाकिस्तान को एक उसको नंबर 2 विक्टिम ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में सबसे पहला है बुर्किना फासो, उसके बाद पाकिस्तान को। लेकिन 2025 का जो रिकॉर्ड है अभी तक आया नहीं है, ये चंद एक दिनों के अंदर आ जाएगा ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स, जिसको और काफी खतरनाक और टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो इसीलिए तो ये और खतरनाक और भयानक किस्म का उसको माना जाता है। बहुत सारे कैजुअलिटी हुए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा और ये जो मिला के, तो इसीलिए ये किस तरफ जा रहा है, मैं तो सिर्फ यही असेस करूंगा, ये मोमेंटम अगर वो मेंटेन करके रखते हैं, ये काफी चीजें ये हाथ की बाहर होने जा रहे हैं ना। आप देखिए ग्लोबल रिएक्शंस। अमेरिका यही बलोच लिबरेशन आर्मी को 2012 में कांग्रेस के जरिए से उन्होंने सैंक्शन दिया था, और उसको बोलते थे फ्रीडम फाइटर। यही अमेरिका 2019 को जब डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहे थे यहां से निकलने के लिए, अफगानिस्तान से निकलने के लिए, सॉरी सिर्फ पाकिस्तान को अपीज करने के लिए उन्होंने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। अभी डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में पाकिस्तान को अपने गोद में लेके बिठा रखे हैं, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तो डिक्लेयर कर ही दिया है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया था टू फॉर्मली अनाउंस एंड डिक्लेयर बीएलए एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उस समय अमेरिका, फ्रांस, यूके, 3 और भी 2-4 हैं देश हैं जिन्होंने इससे उन्होंने विड्रॉ किया था, एब्सटेन किया था, या उन्होंने वेटो किया था। तो ये एक बहुत पावरफुल इंडिकेशन है कि अमेरिका, जैसे पाकिस्तान डबल गेम खेलता है या खेलता था पहले, इसी तरह अमेरिका भी फूक फूक के कदम रख रहा है पाकिस्तान के साथ, एज फार एज बलूची इज कंसर्न। नंबर 1। नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय लेवल में ये भी आपको देखने में मिलेगा कि बलोचिस का जो पहुंच और जो प्रभाव था पहले, उससे कोई गुना ज्यादा हो गया। यूनाइटेड नेशन में उनके नुमाइंदे ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी बातें ऑलरेडी पेश किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय लेवल में जैसे कनाडा हो गया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जगह जगह उनकी बातें पेश होने लगे हैं। इनके जो लिटरेचर रीच है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, या उनका डिजिटल रीच, या उनका जो प्रिंट मीडिया के जो रीच है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। लोगों के अंदर देश विदेश में इसके बारे में जागृति बढ़ रही है। तो ऐसा हालत में ये मोमेंटम अगर ये इस तरफ जारी रखेंगे तो आने वाले समय में ये पाकिस्तान का बस की बात नहीं है कि इसको काबू कर पाएगा। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, पाकिस्तान इज द 6th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड, नंबर 1। पहले ग्लोबल फायर इंडेक्स के मुताबिक ये 9th नंबर पर आता था, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले ये टेररिज्म 2024 को जो काफी भयानक टेररिज्म पेश आए, तो इसके वजह से उनका जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 12वें नंबर पर हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेरा जो सोर्सेस
और एनालिसिस कह रहा है इनका नंबर स्लिप होकर 19th या 20th पे पहुंचने वाला है। ये 2026 फरवरी एंड तक ही निकलेगा। नंबर 3, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। नंबर 4, आप एक किताब पढ़ेंगे, वो किताब कहता है कि वो किताब का नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। तो किताब लिखे हैं डैनियल मार्के। वो किताब एक काफ़ी रिसर्च्ड डॉक्यूमेंट है। वो काफ़ी कुछ पहलू को टच किए हैं। वो कह रहे हैं चाहे कितना भी रिश्ता खराब हो जाए, अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जा सकता है। समय कम होने के नाते इसके ऊपर ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं करूंगा। पाकिस्तान किस लिए क्रिएट हुआ था, सब कहते हैं 2 नेशन थ्योरी, लैंग्वेज थ्योरी, ये नहीं, ये सब बकवास है। ये था एक स्ट्रेटेजिक पावर जो है, यूके हैंडओवर कर रहा था यूएसए को। हिंदुस्तान कोई बेस देने के लिए तैयार नहीं था। कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी था हमारा, तो उनको एक स्ट्रेटेजिक बेस की जरूरत थी ताकि वो यूएसएसआर, सोवियत यूनियन को जो पर्शियन ऑयल के लिए जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो बढ़ा के आगे की तरह आ रहे थे, उनको रोकना था और अरेबियन सी से एक्सेस सिक्योर करने से रोकना था। ये उनका इरादा था। ये एक्चुअली छुपा हुआ इरादा है, लेकिन उसको बातों बातों में फैला देते हैं कि जिन्ना ने शुरू किया था। वही जिन्ना है जो 1947 से 10 साल 15 साल पहले उसके विपक्ष में वो स्टेटमेंट दिया करते थे। ठीक है नहीं? सो इसका अलग से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के दिन में व्हाट इज बलूचिस्तान, वेयर इज इट हेडिंग नाउ? आपको मैंने ग्लोबल लेवल पे बता दिया, रीजनल लेवल पे ये ऐसा है। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान ये एक ट्रायंगल है ऑफ नॉन स्टेट एक्टर बिकमिंग और हैविंग बिकम और टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो ये तीनों को काबू में रखने के लिए अमेरिका का बेटर लेट देन नेवर, वो कोशिश कर रहे हैं उनका फुटप्रिंट और उनका डोमिनेशन ये इलाकों में तीनों के ऊपर किसी भी तरह रखना निहायती जरूरी है। दूसरी किताब में यहीं पे बोल देना चाहता हूँ, मनसून, इंडियन ओशन, द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर, इसको लिखे हैं। ये किताब मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक द बुक इज दिस इज द बुक। ओके, ये रॉबर्ट कापलन का है। इसका निचोड़ ये है कि 21st सेंचुरी में द कमर्शियल बास्केट ऑफ द वर्ल्ड विल ग्रेविटेट टू इंडियन ओशन। ठीक है ना, चाहे आप माने या ना माने, क्योंकि आज के दिन में भारत के अंदर ही 570 से ज्यादा मिलियन, 570 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसा हैं जिनके पास कैपेसिटी है टू एक्सपेंड मोर देन $12 a डे। और चाइना के पास 787 है। 2035 तक भारत चाइना को ओवरटेक कर लेगा। तो ये जो बाइंग कैपेबिलिटी है, कंज्यूमर मार्केट, जो 60% ऑफ आवर बेस दे हैव दिस कैपेबिलिटी, इट्स अ ह्यूज कंज्यूमर मार्केट। और नेक्स्ट पॉइंट यही भी मैं कह देना चाहता हूं कि अमेरिका, चाहे आप कोई माने या ना माने, वो ये देख नहीं पाएगा, हिंदुस्तान को सेकेंड चाइना बनाना नहीं चाहेगा। तो कहीं ना कहीं कदम कदम पे चाहे कितने भी चाल चलाए, वो थ्यूसिडाइड ट्रैप है, उसको कोई बार आपके चैनल के थ्रू मैं बता चुका हूँ, वो रोकथाम करते रहे टाइम टू टाइम, चाहे वो ट्रेड डील हो, कुछ हो, कहीं ना कहीं वो गुंडी निकालते रहेंगे। तो इसीलिए बलूचिस्तान का जो है, मैं सिर्फ रेकमेंड कर सकता हूँ मेरे तरफ से हिंदुस्तान को, बलूचिस्तान में जो हकीकत है आज के दिन में, उसको लेवरेज करने की एक हम अपना दिमाग लगाना चाहिए। अभी तक हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री जी आई थिंक 2016 को उन्होंने कुछ बोला था, 1-2 लाइन, उसके बाद कोई ना मटेरियल सपोर्ट ना कोई सपोर्ट हम कर रहे हैं। उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। टाइम आ गया है, हमारा जो कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन है वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट से आ गया है स्ट्रेटेजिक पनिशमेंट। हम बोल के मारते हैं उनको, घर के अंदर घुस के मारते हैं। समय आ गया है कि अगर आप ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करोगे तो हम मजबूरन, अगर आप बांग्लादेश में परिस्थिति को बिगाड़ सकते हो, हम भी बलूचिस्तान से कर सकते हैं। उसमें हिंदुस्तान को इन्वॉल्व होना खुलेआम, जैसे वो कर रहे हैं, अपने अफसर्स को भेज रहे हैं बांग्लादेश में, इसी तरह करने में कोई हर्ज नहीं। जैसे उन्होंने एक डेविल ट्रायंगल बनाया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, तो हिंदुस्तान अच्छा रिलेशनशिप बना रहा है अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ भी अपना संपर्क और संबंध बढ़ाना निहायत आवश्यक है। काफी डिफरेंसेस है, लेकिन उनके साथ करके पाकिस्तान को काबू में लाना निहायत आवश्यक है। ये मेरा यही खत्म होता है। बाकी अगर आपकी तरफ से कोई सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर।